नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ चर्चा में अंकित प्रसंग ट्रांसफार्मर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। इस विषय पर चर्चा करते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। यह एक विद्युत मशीन है जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसको हम स्थिर मशीन भी बोलते हैं। विद्युत उपकरणों में संभवतः ट्रांसफार्मर सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो, घरों में हो, अप्लायंस के रूप में हम यूज करते हैं, या फिर हम कहें कि विद्युत के बगैर या विद्युत के मशीनों के बगैर हम लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल है। यह किसी एक विद्युतीय परिपथ से अन्य विद्युत परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा धारा की आवृत्ति को बिना बदले विद्युत ऊर्जा को हस्तांतरित करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रयावर्ती या एसी धारा विभवांतर के साथ कार्य करता है। डायरेक्ट करंट के साथ या एक दिश धारा के साथ यह कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर एक फेजी, तीन फेजी या बहुफेजी हो सकते हैं। यह सभी विद्युत मशीनों में सर्वाधिक दक्ष मशीन है। आधुनिक युग में ट्रांसफार्मर तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का अभिन्न अंग बन गया है। किसी ट्रांसफार्मर में एक या अधिक वाइंडिंग हो सकती है। दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या उनके विभवांतर में निम्नलिखित संबंध होता है। इसका संबंध LS अपान NP इजकल टू VS अपान VP इजकल टू IP अपान IS होता है। VS अपान VP का मतलब हुआ है कि प्राइमरी वोल्टेज एवं सेकेंडरी वोल्टेज। VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, VP मतलब प्राइमरी वोल्टेज। उसी प्रकार NS मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न और NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न। उसी प्रकार IP अपान IS, IP मतलब प्राइमरी करंट और IS मतलब सेकेंडरी करंट होता है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्राइमरी वोल्टेज के दिए हुए मान के लिए प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या का उचित चयन करके हम द्वितीय वाइंडिंग में इच्छित विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। जब द्वितीय वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर जब सेकेंडरी वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर से अधिक होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत जब द्वितीय वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर से कम होता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप, देखिए ये आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक ट्रांसफार्मर का एक कोर है। इस कोर के ऊपर एक प्राइमरी वाइंडिंग की गई है और दूसरा ये सेकेंडरी वाइंडिंग की गई है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब होता है ट्रांसफार्मर के
जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और उसके वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं और उसमें जो करंट बहती है उसको हम सेकेंड प्राइमरी करंट कहते हैं। उसी प्रकार जिससे हम सप्लाई लेते हैं उस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उससे जो वोल्टेज प्राप्त होता है उस वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं और उससे जो करंट प्राप्त होता है उसको हम सेकेंडरी करंट कहते हैं। ये एक ही कोर पर बाइंडिंग की हुई है। ये कोर एक ही है, एक तरफ प्राइमरी और दूसरी तरफ सेकेंडरी। ये दोनों वाइंडिंग के बीच में आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है। ये दोनों कनेक्शन सेपरेट हैं। ये वाइंडिंग अलग है और ये वाइंडिंग अलग है। कनेक्शन केवल यही है कि ये दोनों एक ही कोर पर स्थिर बाइंडिंग की जाती है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में या कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलना है। ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा के उपयोग में सुविधा और दक्षता आती है ताकि आदर्श ट्रांसफार्मर ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न नहीं करता, न ही शक्ति का परिवर्तन करता है, न ही आवृत्ति को बदलता है। कहने का मतलब कि यह ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके परिवर्तन से हमें जैसा वोल्टेज चाहिए वैसा प्रयोग कर सकते हैं। जनरली हमारा जो उत्पादन होता है 11 kV का होता है, उससे हम स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर से 1,32,240 वोल्टेज बनाते हैं या 240 kV का वोल्टेज बनाते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, तो ट्रांसमिशन में हमको इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा। अगर करंट ज़्यादा रहेंगे उसके लिए मोटे वायर की आवश्यकता होगी। उस मोटे वायर को ले जाने के लिए मोटे पिलर खंभों की आवश्यकता होगी जिसमें खर्चा बहुत आएगा। इस खर्चे को कम करने के लिए हम जनरेशन उत्पादन केंद्रों पर ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके वोल्टेज भेजते हैं और यही वोल्टेज 240 kV को पुनः 33 kV में बदलते हैं और उसको फिर 11 kV में बदल के सब स्टेशनों के पास जाता है और वो सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटर को 11 kV के 440 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके कंज्यूमर के पास पहुंचाता है। ये तो वही आ गई ना। ट्रांसफार्मर के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला कोर और दूसरा वाइंडिंग। कोर जो किसी चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में वाइक्रोडी ट्रांसफार्मर भी बनाए जाते हैं। वाइंडिंग जो तांबा, एल्युमिनियम या किसी अन्य सुचालक के तारों अथवा बसबार से बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुचालक जिसे इंसुलेटर कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है जो वाइंडिंग के फेरों को आपस में या कोर से छूने से रोकते हैं। ट्रांसफार्मर तेल, इसका उपयोग उच्च वोल्टता के परिणामित्रों या ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है जो ब्रेकडाउन शक्ति अधिक होने से स्पार्क आदि रोकते हैं तथा कोर व कुंडलियों से उष्मा सोखकर उसे ठंडा करते हैं।
परिणामित्र को ठंडा रखने के लिए तेल के अलावा कई अन्य शीतलकों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी, गैस आदि। छोटे ट्रांसफार्मर जो रेडियो, टीवी, छोटे अप्लायंस घरेलू में यूज होते हैं, वो प्राकृतिक द्वारा भी ठंडा होते हैं। तेल के लिए हम मिनरल ऑयल प्रयोग करते हैं। चूँकि यह ऑयल ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है, इसलिए इस तेल को हम ट्रांसफार्मर तेल कहते हैं। ठंडा करने की विभिन्न विधियों में हवा द्वारा, प्राकृतिक हवा द्वारा, आर्टिफिशियल हवा द्वारा, तेल द्वारा, पानी द्वारा, या तेल पानी दोनों द्वारा, या तेल पानी हवा तीनों के द्वारा जितने बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उतना ही अधिक हमको कूलिंग करने की आवश्यकता होती है। अतः इस निम्न विधियों में से कोई एक, दो या तीनों विधि उपयोग करके हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। ट्रांसफार्मर के भाग में मैं थोड़ा आपको ये आंतरिक भाग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, जिसमें 3 कोर हैं, एक कोर यहाँ, एक कोर यहाँ और एक कोर यहाँ। तीनों फेज के लिए ये बाइंडिंग की गई है। इस बाइंडिंग को हम कनेक्शन जो करते हैं, प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा, या सेकेंडरी स्टार, प्राइमरी डेल्टा, या प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी स्टार, प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी डेल्टा, जिस तरह की हमको वोल्टेज की आवश्यकता होती है उस प्रकार करते हैं। इसके ऊपर ये इंसुलेटर लगा हुआ है। ये अंदर के कनेक्शन इस इंसुलेटर से होके यहाँ पर तीनों फेज के लिए आते हैं। यहाँ से फिर हम सप्लाई को जोड़ते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में बसवार का भी यूज किया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मरों में बसवार की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका टैंक है। ये टेम्परेचर गेज इसी पर आता है। यहीं पर आपको ये आपका इंसुलेटर हो गया। ये स्टार डेल्टा कनेक्शन नीचे से ही बना के निकालते हैं, क्योंकि 3 फेज है तो 6 लीड निकलेगी। 6 लीड को ही हम स्टार की आवश्यकता होती है तो स्टार, और डेल्टा की आवश्यकता होती है तो डेल्टा में बनाते हैं। और इस टैंक के नीचे पहिए लगे होते हैं, जो रेल पोल द्वारा ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब सब स्टेशनों पर जाता है तो रेल पोल द्वारा उसको ले जाके जहाँ फिक्स करना होता है वहाँ पर हम फिक्स करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के सभी विषय बिंदु पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको प्रकाश डालूँगा। ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है। सिलिकॉन स्टील की कोर कम आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है। उच्च आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज़ से सैकड़ों किलोहर्ट्ज़ के ऊपर ट्रांसफार्मर फेराइट की कोर का प्रयोग करते हैं। बिना कोर के भी ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है, जिसे हम वाई-क्रोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि समय के साथ फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होता है। 220 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को 1-2 वोल्ट भी डीसी देने से उसकी प्राइमरी में बहुत अधिक धारा बहेगी और वह जल सकता है। यदि ट्रांसफार्मर F1 आवृत्ति एवं V1 वोल्टता के लिए डिजाइन किया गया है, किंतु उसे F2 आवृत्ति तथा V1 वोल्टता पर चलाया जाता है तो ट्रांसफार्मर सैचुरेट होकर अधिक धारा लेकर गर्म होकर जल सकती है। यदि F2 लेस दैन F1 ट्रांसफार्मर को कोई खास समस्या नहीं होगी। यदि F2 ग्रेटर दैन F1, किंतु यदि F2 अधिक हो तो
अच्छा यह होगा कि उच्च आवृत्ति का कोर प्रयोग करते हुए उसके अनुसार ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया जाए। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता उस लोड पर सबसे अधिक होती है जिस लोड पर लौह क्षति यानी आयरन लॉस तथा ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस बराबर हो जाए। ट्रांसफार्मर के कोर में दो तरह की ऊर्जा क्षति होती है, एक भंवर धारा जिसे हम अंग्रेजी में ईडी करंट लॉस तथा हिस्टेरिसिस क्षति। कोर को पतली पतली पत्तियां लेमिनेटेड से बनाने से भंवर धारा क्षति कम होती है। इन पत्तियों की सतह पर इंसुलेटेड परत भी चढ़ा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर में जरूरी नहीं कि दो वाइंडिंग हो, प्रायः तीसरी चौथी वाइंडिंग भी होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग की जाती है। वायरिंग एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट और आउटपुट टर्म्स का अनुपात नियत नहीं होता बल्कि सतत रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए ब्रश के द्वारा चलित संपर्क मूविंग कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर समान रेटिंग के दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से छोटा और सस्ता होता है। इसमें आप ट्रांसफार्मर की तस्वीर देख रहे हैं। यह बड़ा ट्रांसफार्मर है यानी ज़्यादा केवीए का ट्रांसफार्मर है। इसमें आप कंजर्वेटर टैंक देख रहे हैं, ब्रीदर देख रहे हैं, लो वोल्टेज ब्रशेज देख रहे हैं, कूलिंग ट्यूब देख रहे हैं, ड्रेन ऑफ है, टैंक कवर है, मेन टैंक है। इसके अलावा भी इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कई चीज़ लगाए जाते हैं। एक वकोल्स रिले होता है, एक टेम्परेचर गेज होती है। तो अब मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये मेन टैंक है। मेन टैंक में ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को रखा जाता है। मेन टैंक में ही ट्रांसफार्मर ऑयल को डाला जाता है और अगर इस ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो जाए तो इसके ड्रेन के लिए यहाँ एक नल लगी होती है जिससे हम इस तेल को ड्रेन कर सकते हैं। ये तेल ड्रेन करने का मतलब ये नहीं कि हम इस तेल को बाहर निकाल के फेंक दें। इसके लिए एक मशीन आती है जो इस निकले हुए तेल को फिल्टर करके साफ तेल फिर इस टैंक में डालता है और अगर इसकी लेवल तेल की गर्म होकर या ख़राब होकर मड बन के निकलती है तो एक्स्ट्रा जितना तेल कम होता है उतना हम इस ट्रांसफार्मर में पुनः नए तेल डालते हैं। इससे तेल को साफ करने से ये होता है कि अगर मड नीचे कीचड़ बच जाएगा तो शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है, क्योंकि यह तेल इंसुलेशन का काम करता है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये एक फेज से दूसरे फेज को शॉर्ट नहीं होने देगा, तीनों फेज को बॉडी से शॉर्ट नहीं होने देगा। इसके बाद अब हम आते हैं आपको कंजर्वेटर टैंक पर। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। इसमें आधा तेल भरा होता है। ये टैंक पूरा भरा नहीं होता, आधा तेल भरा रहता है और आधा खाली होता है। जब इस ट्रांसफार्मर के तेल गर्म होते हैं, गर्म होने का कारण है कि जहाँ करंट बहेगी वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस जगह को गर्म करेगी।
तो ये तेल गर्म होके इस कंजर्वेटर में जाता है, और इस कंजर्वेटर में जाता है तो यहाँ पर सिलिका जेली भरा हुआ एक ब्रीदर लगा रहता है, जिससे ये सांस लेता है। ब्रीदर का मतलब सांस लेना होता है। जब गर्म होगा तो ये हवा बाहर भेजेगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो बाहर के हवा को ये अंदर लाता है। उस समय जो ठंडी हवा है उसमें नमी होती है, उस नमी को ये सिलिका जेली सोख के शुष्क हवा को मॉइस्चराइज निकाल के एकदम अंदर में भेजता है। और लो वोल्टेज ब्रशेज ये जिधर से हम सप्लाई देते हैं और जिधर से लेते हैं, जो सप्लाई देते हैं वो हाई वोल्टेज हो जा गया, जो सप्लाई लेते हैं लो वोल्टेज हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में ये लागू नहीं होता है। यह लागू स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर में लागू होता है कि जिधर हम सप्लाई लिए वो लो वोल्टेज होगा और ट्रांसफार्मर को दिए वो हाई वोल्टेज होगा। अब आपको कूलिंग ट्यूब के बारे में मैं बताऊंगा। ये कूलिंग ट्यूब इसलिए लगा जाता है, जैसे गाड़ियों में रेडिएटर का प्रयोग करते हैं कि इंजन ठंडा रहे, उसी प्रकार इसमें हम कूलिंग ट्यूब का प्रयोग करते हैं। गर्म हवा, गर्म तेल इस ट्यूब में जाता है और बाहर के हवा या बाहर से प्राकृतिक हवा या बाहर से कूलिंग पानी द्वारा इसको ठंडा करते हैं और फिर अंदर का तेल ठंडा हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर मेंटेन रहती है। अब कंजर्वेटर टैंक में जब हम आपको बता रहे थे तो यहाँ पर एक शीशे का गैस्केट लगा के बंद किया होता है। वो जब अंदर शॉर्ट सर्किट होती है, तेल बहुत तेज़ गर्म होता है, तो वाष्प से ये शीशा टूट जाता है और इधर की हीट और तेल गर्म कुछ बाहर वाष्प निकल जाता है, जिससे हमारी सेफ्टी रहती है। इसके ऊपर एक टेम्परेचर गेज भी लगा रहता है। जो सब स्टेशन ऑपरेटर होता है वो समय समय पर इस मीटर की रीडिंग लेता रहता है कि हमारा टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का नॉर्मल है कि नहीं है। इसके बाद एक इसमें वोल्टेज रिले भी लगते हैं। वो रिले इलेक्ट्रिकली होते हैं। जब ट्रांसफार्मर में तेल गर्म होता है तो वाष्प ऊपर उठता है, वो वाष्प से वो रिले ऑपरेट हो जाते हैं। थोड़ा कम होता है तब अलार्म रिले ऑपरेट होता है, जो कंट्रोल रूम में लगा रहता है एसएसए के पास। उसको अलार्म मिल जाएगा, वो आके अपना चेकिंग करके इसको शट डाउन करना है शट डाउन करेगा, या फिर मेंटेनेंस कुछ करना है तो मेंटेनेंस करेगा। और जब एसएसए कहीं दूसरे जगह है, इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं देख पाया, तो एक ट्रिप रिले होती है जो ऑटोमेटिक इस ट्रांसफार्मर के सप्लाई को ट्रिप कर देता है, जिससे सब ट्रांसफार्मर में सप्लाई जानी बंद हो जाती है और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहता है। इस प्रकार आप लोगों ने इस ट्रांसफार्मर के सभी भागों को देखा, समझा। तो आज मैंने ट्रांसफार्मर को आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।